हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है वर्ल्ड आफ्टर 1945। 1945 के बाद दुनिया कैसी थी और उसके बारे में देखते हैं। ये है आपका चैप्टर 6 ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। हमारा जो इतिहास है अगर उसको हम पलट कर देखें तो उसमें हमें बहुत सारे अनगिनत वॉर्स जो हैं, युद्ध, लड़ाइयां, इनके बारे में पढ़ने को मिलता है जो कि लड़ी गई एशियंट इंडिया में और पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव वॉर थे, डिस्ट्रक्टिव मतलब जिससे बहुत ज्यादा तबाही हुई, वो जो हमेशा याद रखे जाएंगे मॉडर्न वर्ल्ड में, वो है फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए उस वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो ऐसे में लीग बनाई गई नेशंस की। लीग का मतलब होता है ग्रुप बनाया गया नेशंस का, इस पर्पज से कि एक तरह से परमानेंट पीस जो है, परमानेंट तौर पे शांति बहाल करी जा सके पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होने के कारण ये फेल हो गया और 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोबारा से हो गया। अब जो लोग थे उनका एक तो स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, दूसरा जो वर्ल्ड वॉर 2 के एक भयावह जो हम इमेजिनेशन होते हैं कि पता नहीं कितनी तबाही लाएगा, उसने जो है और ज्यादा कन्विंस करा ह्यूमन बीइंग्स को कि एक बार फिर से कोशिश करी जाए कि पीस और प्रोटेक्शन जो उनकी आजादी का है उसके लिए दोबारा से कदम उठाए। तो नतीजा ये हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट किया गया यूनाइटेड नेशंस का, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस चार्टर। चार्टर का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें सारे आपके जो भी रेगुलेशंस हैं, बिलीव्स हैं, उनको लिखा जाता है या राइट्स हैं। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है ये स्टार्ट हुआ प्रीएम्बल से और इसने एक्सप्लेन किए कि गोल क्या होंगे यूनाइटेड नेशंस के। अब यहाँ आपको जो है गोल्स दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के, क्या कहते हैं। सबसे पहला है कि एस्टैब्लिश करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही असरदार और ग्रुप तौर पे, एक कलेक्टिव तौर पे कदम उठाने होंगे ताकि रोका जा सके या खत्म किया जा सके हर उस चीज को जो शांति को डिस्टर्ब करती है, परेशानी में डालती है लोगों को, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्शंस जो कि आक्रोश लाते हैं उनको दबाना बहुत जरूरी है। इसके लिए इफेक्टिव और कलेक्टिव मेजर्स उठाए गए। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो दो कंट्रीज के बीच में तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे सुलझाया जाए। तो पहला था टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दूसरा था कि फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना स्टेट्स के बीच में और हर उन स्टेप्स को उठाना जिससे कि दुनिया में शांति बनी रहे। तीसरा है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जाए यूनाइटेड नेशंस की दखलंदाजी के साथ और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके साथ ही साथ जो एक बेसिक फ्रीडम है वो भी जो है मिलना चाहिए। डिसिमिनेटेड मीन्स उनको दिया जाना चाहिए, भले ही वो किसी भी कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर या रिलीजन के हो। ये जो सोसाइटी है ये एक सेंट्रल बॉडी के तौर पर एक्ट करेगी ताकि शांति ला सके। जो भी फंक्शंस हैं, काम है अलग अलग नेशंस के, उनके बीच में शांति बनी रहे, इसके लिए सोसाइटी जो है सेंट्रल बॉडी के तौर पर एक्ट करेगी। तो इस तरह से जो यूनाइटेड नेशन चार्टर था इसमें जो है पूरी तरह से वॉर को जो है खत्म करने की कोशिश करी गई और लगातार अर्ज किया जा रहा था, रिक्वेस्ट करी जा रही थी कि शांति जो है वही मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशंस का। कोल्ड वॉर 1945 से 1962 के बीच में। अब ये कोल्ड वॉर क्या था, उसके क्या कारण थे और उसके क्या नतीजे हुए। कहने को जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो तो खत्म हो गया, पर नतीजा क्या निकला कि अमेरिका और रशिया जो है वो सुपर पावर के तौर पर उभर कर आई और उन्होंने जगह ले ली इंग्लैंड और फ्रांस की। अभी तक इंग्लैंड और फ्रांस जो है बहुत ज्यादा हाई पावर कंट्रीज माने जाते थे, उसकी जगह अब अमेरिका और रशिया जो है ये दोनों सुपर पावर्स के तौर पर उभर कर आई। वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका ये सब साथ थे, पर जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी उनके कारण डिफरेंसेस क्रिएट हुए और इससे अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो
अलग हो गए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो है दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया के बीच में कि कौन दुनिया में अपनी सुपरमेसी जो है एस्टैब्लिश करता है, ये उभर कर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। मतलब दोनों ही कंट्रीज में से होड़ लगी थी कि कौन अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पे रख रहा है। पावर जो है वो सेंट्रलाइज करी गई दो पोल्स के बीच में। अब एक तरह से रशिया और अमेरिका के बीच में जो है पावर सिमट कर रह गई थी। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी मानते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंस रिलेशंस हो गए थे दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में। इसीलिए इस फेज को कोल्ड वॉर फेज भी कहते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें दोनों ही सुपर पावर्स जो हैं एक दूसरे के सामने जैसे लड़ाई झगड़े के लिए सामने आ गए थे या दोनों के बीच में लड़ाई टन गई। एक बेसिक चेंज देखने को मिला रिलेशंस में। जो पावरफुल नेशंस थे वर्ल्ड के, उनके बीच में एक बहुत ही बेसिक चेंज देखने को मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अमेरिका और सोवियत यूनियन जो कभी एक साथ थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी थी नाजी जर्मनी के अगेंस्ट या फासिस्ट इटली के अगेंस्ट, अब वो दोनों जो हैं लीडर्स हो गए थे दो राइवल पावर ब्लॉक्स के और मिलिट्री पावर्स के। राइवल मींस विरोधी पावर जो ब्लॉक्स थे उनके और मिलिट्री पावर्स के। तो अब उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर को हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। कहने को जो ब्रिटेन और फ्रांस थे ये भी जीते ही हुए थे, पर इनका जो एक स्टेटस था कि ग्रेट पावर्स हैं वो जो है खत्म हो गया या उनके उससे छूट गया, क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही हुई थी इस वॉर के कारण, या जो उनका एक साम्राज्यवाद था उससे जो उसकी खत्म हुआ, उसका जो खात्मा हुआ उसके कारण जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनकी जो एक स्टेटस थी ग्रेट पावर होने की वो खत्म हो गई। जर्मनी, इटली, जापान खाली युद्ध हार ही नहीं गए बल्कि आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और मिलिट्री के तौर पे देखा जाए तो वो भी बर्बाद हो गए। वॉर के बाद जो सोवियत यूनियन था यानी रशिया, इसने कैप्चर कर लिया ईस्टर्न एरियाज को जर्मनी के, और भी बाकी ईस्टर्न कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक स्टेट्स। इन सब पे जो है सोवियत यूनियन का एक तरह से अब कब्जा हो गया था। बाद में इन्होंने क्या किया कि जो पावर की एक जो शासन करने का अधिकार है वो कम्युनिस्ट पार्टीज जो थी उन कंट्रीज की उनको दे दिया। ये इसलिए किया गया ताकि उनकी जो सुपीरियरिटी है इन कंट्रीज के ऊपर ये बनी रहे। 1949 के दौरान इन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, उससे सोवियत यूनियन ने डायरेक्टली चैलेंज किया जो एक मोनोपोली बनी हुई थी न्यूक्लियर पावर्स की अमेरिका के अंदर, उसको इन्होंने एक तरह से चैलेंज किया न्यूक्लियर टेस्ट करके। इतने बीच में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो भी स्टैब्लिश हो रहा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, और इसको पूरी तरह से लिबरेट किया गया ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्मी ग्रुप्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है इस कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज की? आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा। वो था कि आपस में किसी को भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रह गया था, और कहीं ना कहीं एक शंका थी कि जो सामने वाला हमारा विरोधी ग्रुप है उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या इंटेंशन है। अब यही जो डर था इस म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के कारण या डाउट्स के कारण दोनों ही पावर्स अपने खुद के मिलिट्री बेस जो है वो स्टैब्लिश करने में जुट गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं था, दोनों को एक दूसरे की मंशाओं पर शक था। इस वजह से उन्होंने अपने लिए मिलिट्री बेस तैयार करना शुरू कर दिया। इसको लीड कर रहा था और इंस्पायर कर रहा था अमेरिका, इसीलिए वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पे थी उनने भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टैब्लिश करी, यानी कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह हुआ अप्रैल 1949 में। उसके बाद साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन कम्युनिज्म से अमेरिका और इंग्लैंड ने एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सेट किया, एस्टैब्लिश किया, जो नाम था सीएटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ के लिए नेटो था, साउथ के लिए सीएटो था। रशिया ने एस्टैब्लिश किया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम रखा उसने वॉर्सो पैक्ट। ये अगेंस्ट था सीएटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के।
एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी सेंटो, यानी सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद ट्रीटी। ये एस्टैब्लिश की गई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जब लीडरशिप और इंस्पिरेशन जो है वो इंग्लैंड की थी। यहाँ पर कई सारी अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने सेंटो को ज्वाइन किया और बाद में अमेरिका ने इसकी लीडरशिप ले ली थी। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो कोल्ड वॉर था ये मेनली किस लिए था कि हम अपना कंट्री के ऊपर डोमिनेंस अधिकार दिखा सके कि हम सबसे ज्यादा टॉप पर हैं। इसके कारण क्या हुआ, एक बहुत ही फियर्स तौर पे, भयंकर तौर पे जो है कंपटीशन शुरू हो गया सुपर पावर्स के बीच में। अब इस डोमिनेंस को हासिल करने के लिए आर्मामेंट रेस जो है ये सबसे ज्यादा इसको हाई प्रायोरिटी दी गई। आर्मामेंट का मतलब है जो हथियारबद्ध होती हैं, ऐसी जो है तैयारियां शुरू करी गई कि जिससे हमारी कंट्री जो है किसी से भी पीछे ना रहे। अमेरिका ने इस्तेमाल किया एटम बॉम्ब का फर्स्ट टाइम 2 सिटीज पर जापान की, जिसका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। ये किया था इन्होंने 1945 में। इस तरीके से अमेरिका ने अपनी सुपरमेसी को प्रूफ किया। अगले 4 सालों के अंदर जो सोवियत यूनियन थी उसने भी अब अपनी कैपेसिटी को प्रूव करने के लिए एटम बम बनाया और उसको एटम बम बनाने के लिए उसने जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। इससे क्या हुआ, एक पावर बैलेंस जो है दोनों सुपर पावर्स के बीच में क्रिएट हो गया। अमेरिका ने डिक्लेयर किया ब्लॉकेड कम्युनिस्ट क्यूबा का, जो कि साउथ ईस्ट में थी। अब क्यूबा को डिफेंड करने के लिए जो भी अटैक्स हैं अमेरिका के कि हो सकते हैं, तो सोवियत यूनियन ने अपने जो शिप्स थे जो कि न्यूक्लियर मिसाइल से लदे हुए थे वो कैरेबियन सी में भेज दिए। दोनों ही सुपर पावर्स एक दूसरे को धमकी दे रहे थे कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। अब वर्ल्ड जो पूरी दुनिया थी वो किसकी कगार पे खड़ी थी, न्यूक्लियर वॉर की। फाइनली क्या हुआ, जो लीडर्स थे अमेरिका और सोवियत यूनियन के, उनका बातचीत हुई हॉटलाइन पर पहली बार। सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि ठीक है वो अपने शिप्स को वापस बुला लेगी और अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो भी अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है जो कि उसने क्यूबा की तरफ लगा रखी है उनको वापस ले लेगा या रोक देगा। तो इस पूरे एपिसोड को कहते हैं क्यूबन क्राइसिस। ये एपिसोड इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि यहीं से जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ 2 सुपर पावर्स के बीच में। ये इंसिडेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से जो है एक प्रक्रिया शुरू हुई कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का। पूरी की पूरी जो क्यूबन क्राइसिस थी उसको मानते हैं कि ये बिगनिंग थी जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर था उसकी, यानी कि जो भी कोल्ड वॉर चल रहा था शीत युद्ध का, उसके खत्म होने की ये एक तरह से शुरुआत थी। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन तीनों ने एग्री किया कि वो लोग जो है कंट्रोल करेंगे न्यूक्लियर प्रोडक्शन के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर या उसके प्रोलिफरेशन के ऊपर। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि उनकी जो संख्या है, नंबरिंग है, उस पर भी वो कंट्रोल करेंगे। इस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। फ्रांस ऑफ कोर्स जो है उसने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। ट्रीटी का मतलब होता है एक तरह की संधि, तो ये उसने साइन करने से मना कर दिया। चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में और उसने भी ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया। ये जो ट्रीटी थी इसमें बेसिकली बैन लगाया जा रहा था कि आप जो है न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं खुले एटमॉस्फेयर में, और सिवाय कम्युनिस्ट चाइना को छोड़ के बाकी और 4 जो थे वो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनके पास वीटो पावर थी। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स के थे, ये जो सुपर पावर थी, इन्होंने केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी जो हैं वो डेवलप करने शुरू कर दिए थे। ये वेपन्स वो थे जो मास डिस्ट्रक्शन ला सकते थे, यानी कि लाखों लोगों को मार सकते थे बिना किसी मटेरियलिस्टिक नुकसान के। मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कोई नुकसान नहीं होगा, पर हजारों की, लाखों की संख्या में लोग मर जाएंगे, और जो लोग मरेंगे वो भी कई तरह की बीमारियों से। इन जो घातक हथियार हैं, इनसे जो बीमारियां होंगी उनसे जो है क्या कहते हैं, लोग मर जाएंगे। तो इन दशकों के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जो सोच भी नहीं सकते थे ऐसे चेंजेस हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। कई कारण थे कि जो कोल्ड वॉर था सुपर पावर्स के बीच में वो भी खत्म हो गया, और जो न्यूक्लियर बैन ट्रीटी थी उसने इसमें काफी मदद करी।
इंडिया ने हमेशा इस ट्रीटी को स्वागत किया, पर वो हमेशा सपोर्टर रही डिसआर्मामेंट की, मतलब वो हथियारों के प्रयोग से दूर थी, उसको नहीं चाहिए हथियार। वर्ल्ड जो है वो हमेशा खतरे में होगा जब तक ये जो लीथल वेपन्स हैं इनका डिसआर्मामेंट नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया हमेशा खतरे में ही रहेगी। लीथल यानी ये जो इतने घातक हथियार हैं इनको खत्म नहीं किया जाएगा। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया। इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस यानी आजादी हासिल हुई 1947 में, बहुत ही लंबे एक संघर्ष के बाद। अब जहां एक तरफ ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रही थी और कुछ और कारण थे जिसकी वजह से इंडिया जो है वो दो भागों में यानी दो नेशंस में डिवाइड हो गया। क्या नाम मिला? इंडिया और पाकिस्तान। इसी तरीके से लगातार जो स्ट्रगल चलता रहा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो जो कंट्रीज थी श्रीलंका और म्यांमार, इनको भी इंडिपेंडेंस मिली 1948 में यानी इंडिया के एक साल बाद। इंडोनेशिया के केस में जो यूनाइटेड नेशंस था उसका बहुत अहम रोल रहा। यह बात है 1949 की। इसी तरीके से एशियन कंट्रीज थी, लाओस थी, कंबोडिया थी, वियतनाम थे, इन सबको भी आजादी मिली। अब आते हैं राइज एंड इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या हुआ? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एक बहुत अच्छा साइन मान सकते हैं, खास तौर से जो नेशंस अफ्रीका के गुलाम थे उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक अच्छा टाइम लेकर आया, एक अच्छा सिग्नल लेके आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज थी, जैसे एब्सीनिया थी, इथियोपिया के अंदर है, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब इंडिपेंडेंट हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जो फ्रीडम स्ट्रगल था एशियन कंट्रीज ने के अंदर, उसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज। नतीजा क्या हुआ कि 16 साल का जो पीरियड था 1951 से 1966 तक, 40 छोटे और बड़े कंट्रीज जो हैं वो आजाद हो गए 16 साल के अंदर। जो इंपीरियलिस्ट कंट्रीज थी, जो एक तरह से सुपरमेसी चाहती हैं, अपनी जो साम्राज्यवादी टाइप की जो कंट्रीज होती है कि हमारा जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा एरिया कवर हो जाए, उन्होंने कोशिश करी इन कंट्रीज के ऊपर अपनी सुपरमेसी, अपनी जो कहते हैं ना हम टॉप पे हैं आपसे, हम आपसे काफी ऊपर हैं, दबाने की कोशिश करी। लेकिन इन कंट्रीज ने क्या किया? या तो ये सुपर पावर्स के साथ मिल गई या फिर मिलिट्री रिसोर्सेज जो थे उनके साथ जो है इन्होंने ज्वाइन किया और किसी तरीके से इन्होंने भी अपने फ्रीडम को हासिल किया। नॉन अलाइन मूवमेंट। कुछ नए नेशंस जो थे उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि वो जो है अलाइन नहीं होंगे दोनों भी सुपर पावर ब्लॉक्स जो है उनके साथ या मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बराबर की दूरी बना के रखेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के साथ। तो ये जो नेशंस है इनकी पहचान हुई नॉन अलाइन नेशंस के तौर पर, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कहलाई नॉन अलाइन पॉलिसी। ये जो न्यूट्रल नेशंस थे ये नहीं चाहते थे कि अडॉप्ट करी जाए कोई भी विचारधारा इन दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक की जो दुनिया की है, और दूसरा चाहते थे कि खुद का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जिसमें इनकी खास जगह बनी रहे। तो लीडरशिप जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उनकी, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉस टीटो, इन सब ने जो है सपोर्ट किया इस मूवमेंट के लिए। नॉन अलाइंड काउंसिल जो थी इसमें 23 कंट्रीज एशिया की और 6 कंट्रीज अफ्रीका की प्रेजेंट थी। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई बेलग्रेड में 1961 में और इसे बोलते हैं नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो पॉलिसीज थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, इनको बनाया गया। नैम ने कंप्लीट करी अपनी एक बहुत ही खास लीडरशिप। नेहरू मानते थे कि ये जो मूवमेंट है ये इसलिए है ताकि देख सके कि हमारा रोल क्या है, क्योंकि उनकी नजर में जो वर्ल्ड के पूरेस्ट नेशंस हैं वो एक्सप्लॉइटेड भी रहेंगे, मार्जिनलाइज भी रहेंगे, और खाली इतना ही नहीं कि वो जो है अपोज कर रहे हैं सुपर पावर्स का, बल्कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड में भी। और ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है, ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है, कि मूवमेंट को सही मायने में अपने आप को रीअलाइन करना पड़ा। इन्होंने फॉरेन ऑक्यूपेशन को कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं इंटरनल अफेयर्स में उसको, या बहुत ही
एग्रेसिव तौर पे यूनिलेटरल मेजर्स उठा रहे हैं, इसका विरोध ही नहीं किया, बल्कि उसने जो है ध्यान जो है वो शिफ्ट किया सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस पर, जैसे कि जो कि मेंबर स्टेट्स फेस कर रहे थे, खासतौर से जैसे इनइक्वालिटीज जो कि ग्लोबलाइजेशन में हो रही है, या जो लागू करी जा रही है नॉन लिबरल पॉलिसीज, उनके ऊपर जो है इसमें ज्यादा फोकस दिया। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट के तौर पे, पॉवर्टी या सोशल इंजस्टिस, जो कि एक तरीके से खतरा है पीस और सिक्योरिटी के लिए। आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया है। यूनियन समिट जो है जो कि हेल्ड हुई थी कुआलालंपुर में 13 मई 2003 में, पिछले 4 दशकों से कई सारी घटनाएं हुई। सोवियत यूनियन की टूट हो गई, उसके कारण रशिया पावर जो है वो कम होती चली गई, अमेरिका सुपर पावर के तौर पे उभर कर आई, इंपीरियल पॉलिसी जो है वो कम होती गई, ताकि एक बाकी और कंट्रीज जो है उनको कम किया जा सके। इंपीरियल पॉलिसी जो है बाकी कंट्रीज में जो ज्यादा थी उसको भी जो उन्होंने कम कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। नॉन अलाइन नेशंस अपनी नॉन अलाइन पॉलिसी के साथ काफी सक्सेसफुल रहे तो योगदान देने में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। नॉन अलाइन मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाया कि वो जो है अपना एक नैतिक तौर पे असर जो है वो दिखा पाया वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में, वॉर्स को रोकने में, ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करने में, नेशनलिज्म को, यहाँ तक कि सुपर पावर्स जो है उन्होंने भी अडॉप्ट किया एक एटीट्यूड डिसआर्मामेंट का। नॉन अलाइन मूवमेंट, कुछ नए नेशंस जो थे उन्होंने पॉलिसी अपनाई कि वो जो है अलाइन नहीं होंगे दोनों भी सुपर पावर ब्लॉक्स जो है उनके साथ या मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक बराबर की दूरी बना के रखेंगे इन दोनों ब्लॉक्स के साथ। तो ये जो नेशंस है इनकी पहचान हुई नॉन अलाइन नेशंस के तौर पर, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कहलाई नॉन अलाइन पॉलिसी। ये जो न्यूट्रल नेशंस थे ये नहीं चाहते थे कि अडॉप्ट करी जाए कोई भी विचारधारा इन दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक की जो दुनिया की है, और दूसरा चाहते थे कि खुद का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जिसमें इनकी खास जगह बनी रहे। तो लीडरशिप जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उनकी, इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो, इजिप्ट के सेकंड प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसीर, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉस टीटो, इन सब ने जो है सपोर्ट किया इस मूवमेंट के लिए। नॉन अलाइंड काउंसिल जो थी इसमें 23 कंट्रीज एशिया की और 6 कंट्रीज अफ्रीका की प्रेजेंट थी। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई बेलग्रेड में 1961 में और इसे बोलते हैं नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में जो पॉलिसीज थी नॉन अलाइंड मूवमेंट की, इनको बनाया गया। नैम ने कंप्लीट करी अपनी एक बहुत ही खास लीडरशिप। नेहरू मानते थे कि ये जो मूवमेंट है ये इसलिए है ताकि देख सके कि हमारा रोल क्या है, क्योंकि उनकी नजर में जो वर्ल्ड के पूरेस्ट नेशंस हैं वो एक्सप्लॉइटेड भी रहेंगे, मार्जिनलाइज भी रहेंगे, और खाली इतना ही नहीं कि वो जो है अपोज कर रहे हैं सुपर पावर्स का, बल्कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड में भी। और ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है, ये जो नियो कॉलोनियलिज्म है, कि मूवमेंट को सही मायने में अपने आप को रीअलाइन करना पड़ा। इन्होंने फॉरेन ऑक्यूपेशन को कि इंटरफेरेंस कर रहे हैं इंटरनल अफेयर्स में उसको, या बहुत ही एग्रेसिव तौर पे यूनिलेटरल मेजर्स उठा रहे हैं, इसका विरोध ही नहीं किया, बल्कि उसने जो है ध्यान जो है वो शिफ्ट किया सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस पर, जैसे कि जो कि मेंबर स्टेट्स फेस कर रहे थे, खासतौर से जैसे इनइक्वालिटीज जो कि ग्लोबलाइजेशन में हो रही है, या जो लागू करी जा रही है नॉन लिबरल पॉलिसीज, उनके ऊपर जो है इसमें ज्यादा फोकस डाइवर्ट किया। नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट के तौर पे, पॉवर्टी या सोशल इंजस्टिस, जो कि एक तरीके से खतरा है पीस और सिक्योरिटी के लिए। आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया है। यूनियन समिट जो है जो कि हेल्ड हुई थी कुआलालंपुर में 13 मई 2003 में, पिछले 4 दशकों से कई सारी घटनाएं हुई। सोवियत यूनियन की टूट हो गई, उसके कारण रशिया पावर जो है वो कम होती चली गई, अमेरिका सुपर पावर के तौर पे उभर कर आई, इंपीरियल पॉलिसी जो है वो कम होती गई, ताकि एक बाकी और कंट्रीज जो है उनको कम किया जा सके। इंपीरियल पॉलिसी जो है बाकी कंट्रीज में जो ज्यादा थी उसको भी जो उन्होंने
कम कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जो नॉन अलाइन मूवमेंट था उसने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। नॉन अलाइन नेशंस अपनी नॉन अलाइन पॉलिसी के साथ काफी सक्सेसफुल रहे तो योगदान देने में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। नॉन अलाइन मूवमेंट सक्सेसफुल हो पाया कि वो जो है अपना एक नैतिक तौर पे असर जो है वो दिखा पाया वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में, वॉर्स को रोकने में, ह्यूमन सोसाइटी को मेंटेन करने में, नेशनलिज्म को, यहाँ तक कि सुपर पावर्स जो हैं उन्होंने भी अडॉप्ट किया एक एटीट्यूड डिसआर्मामेंट।